नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज बात कर रहे हैं उनकी जो डॉक्टर और मरीज के बीच में एक सेतु का कार्य करते हैं, जो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में डॉक्टर के समान ही अपनी भूमिका अदा करते हैं। वैसे तो धरती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। इन्हीं डॉक्टर्स का कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर मरीज को नई जिंदगी का काम देने का कार्य करते हैं नर्सेज। आज का हमारा कार्यक्रम भी इसी विषय पर केंद्रित है, नर्सेज और मानवता की सेवा। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं सतीश चंद्र गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर के बारे में मैं आपको परिचय करवा देता हूं। सतीश चंद्र गुप्ता जी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति जी द्वारा इनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए तो सर के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, इतने सालों से आप नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप क्या मानते हैं डॉक्टर और मरीज के बीच में जो नर्सेज हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक टीम वर्क है, टीम स्पिरिट से काम होता है। हम जब किसी रोगी का इलाज करते हैं या उसकी सेवा करते हैं या मानवता की सेवा करते हैं कहिएगा, तो एक केवल अच्छा चिकित्सक या अच्छी नर्स ही अलग अलग सेपरेटली उसको केयर नहीं कर सकती है। जितना रोल, जितना अहम भूमिका एक चिकित्सक की उसके इलाज में, उसके ठीक होने में होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि नर्सेज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि नर्सेज जो भी चिकित्सक के द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो उसको उपचार दिया जाता है, उसको सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो इलाज का जो फर्क आना चाहिए, जो उसका परिणाम आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। मतलब बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और यह कहिए कि बिना नर्सेज के एक दूसरे के पूरक हैं। नर्सेज एंड डॉक्टर्स एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक के बिना नर्सिंग की सेवा, मतलब पेशेंट की सेवा नहीं हो सकती, उसका उपचार नहीं हो सकता। स्वास्थ्य तंत्र की बैकबोन भी कहा जाता है नर्सिंग को। यस जी, नर्सेज को स्वास्थ्य तंत्र की बैकबोन इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें कि बहुत से ऐसे केंद्र हैं जहां पर चिकित्सकों को नियुक्त किया जाना संभव नहीं है। बिना चिकित्सक के जो है, जैसे सब सेंटर की हम बात करें, उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक एएनएम होती है जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है। वो सारा दारोमदार उसका, वहाँ के जो लोगों का है, उसका जो भी दारोमदार है, उसको दवा देना है, देखना है, एपिडेमिक्स होती है, सब टीकाकरण है, सब कार्य के लिए बिना चिकित्सक के उनको देखती हैं। और आगे ऊपर अपन जाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, आपके सीएससी पे जाएं, जिला चिकित्सालयों में जाएं, तो वहाँ विषय विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सेज भी होती हैं, हायर एजुकेटेड नर्सेज भी होती हैं। तो मैं कहूँगा कि बिना, जैसे कहिए कि शरीर में से बैकबोन को हटा दिया जाए तो शरीर की क्या स्थिति हो सकती है, तो सेम वही चीज़ है कि अगर नर्सेज को हटा दिया जाए तो हेल्थ सिस्टम की क्या स्थिति होगी, हेल्थ सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में नर्सेज होती हैं और इसके बिना मरीज की जो ट्रीटमेंट है या बिना सेवा के उसका जो ठीक होना असंभव सा लगता है। जी, नर्सेज को सम्मान देने के लिए पूरे विश्व में नर्सिंग दिवस भी मनाया जाता है और भी कई तरीके के आयोजन होते हैं। तो नर्सिंग दिवस जो मनाया जाता है उसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? नर्सिंग दिवस जो बनाया जाता है, इस नर्सिंग की जो जन्मदात्री हैं जी, सम्माननीय सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म 1820 में 12 मई के दिन ही हुआ था और अंग्रेज परिवार से आप ताल्लुक़ रखती हैं और बहुत ही संपन्न परिवार से हैं। वो चाहती थी तो चिकित्सक भी बन सकती थी, आईएएस भी बन सकती थी और भी कई सेवाओं में जा सकती थी, लेकिन ये सब ईश्वर की मर्जी के बिना संभव नहीं है। मरीज ने उनको, ईश्वर ने उनको चुना है इस पेशे के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा को सर्वोपरि मानते हुए रोगी की सेवा करना, घायल की सेवा करना, असहाय की सेवा करना को अपना जीवन का धर्म मान लिया। और 1854 में क्रीमिया में जब युद्ध हुआ
तो युद्ध हुआ तो वहाँ पर घायलों की सेवा, घायलों को देखा नहीं गया इनसे, और वहाँ रात और दिन इन्होंने अपनी सेवा की उनकी, घायलों की, सैनिकों की। और आप देखिए कि रात्रि में सोने से पहले जी वो एक लैंप लेकर के साथ में, और पूरे जितने भी घायल सैनिक हैं उनको वो देखती थी, उनसे बात करती थी, उनके दुख तकलीफ को समझती थी, उनको शेयर करती थी, और जो घायल दम तोड़ने वाले हैं उनसे उनका अंतिम संदेश भी जानना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे मरने वाले से पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, जी तो उन संदेशों को लिखना और रात्रि में लैंप के साथ उनको केयर करना राउंड द क्लॉक, और सोने से पहले सारे सैनिकों को देखना, उस उनके सेवा भाव को, समर्पित सेवा भाव मतलब को, सिर्फ शारीरिक तौर पे सही करना ही उनका उद्देश्य नहीं था, उनका मानसिक तौर पे भी उनसे मानसिक जुड़ाव रूप से स्थापित करना जुड़ाव था। जी और इसीलिए उनको एक उपाधि दी गई थी, लेडी विद द लैंप। जी जो उपाधि दी गई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, लेडी विद द लैंप का यही मतलब है कि रात्रि के समय लैंप जला करके और लैंप की रोशनी में घायलों की सेवा की है उन्होंने, और इससे उनको ये यश मिला, लेडी विद द लैंप का। जी। और देश में मदर टेरेसा को भी एक अच्छी परिचारिका के रूप में देखा जाता है। उन्होंने भी नर्सिंग के क्षेत्र में नर्सेज के तौर पे, हालांकि उपचार उन्होंने मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, और जो मरीज की जो साइकोलॉजी होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने का भी काम किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मदर टेरेसा का भी तो नाम से ही, जैसे मदर हैं वो माँ हैं, तो सेवा भाव तो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। क्योंकि नर्सिंग के क्षेत्र में जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाते हैं, तो ये तमाम एग्जाम्पल उनके सामने रखे जाते हैं कि उसी तरीके से आपको भी अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मदर टेरेसा भी, मैं कहूँगा कि वो भी एक तरह की नर्सिंग है। नर्सिंग का मतलब होता है टू नरिश। जी हम उनकी, कोई भी व्यक्ति, आप भी किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी काम में किसी न किसी की मदद करते हैं, जिसको मदद की जरूरत है आपने उसकी मदद की, दैट इज नर्सिंग, टू नरिश। मतलब क्योंकि उनका लालन सामान्यतः हम करना ये पड़ता है। समझ लेते हैं कि जो इंजेक्शन लगाते हैं या ट्रॉमा सेंटर में काम करते हैं वही नर्सेज या कंपाउंडर है। नहीं नहीं, ये एक बहुत ये शब्द को समझना मैं चाहेंगे कहूँगा क्या? कि जी। ये बहुत छोटी चीज़ है, इंजेक्शन लगाना, वो दवाई देना। एक्चुअली जो मरीज ठीक होता है उससे एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए, रोगी के साथ एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अजनबी लोगों के बीच में नहीं हूँ, मैं यहाँ भी एक परिवार के बीच में, परिवार के सदस्य की तरह से भावनात्मक रूप से जुड़ करके उनको जो सर्विस दी जाती है, मरीज उससे ठीक होता है। केवल हम इंजेक्शन और इस तक सीमित रखते हैं, ये गलत है। जी। कोरोना जो महामारी थी, पूरे विश्व ने उस कोरोना महामारी का दौर देखा, और कोरोना महामारी में पूरे विश्व में जो नर्सिंग कर्मियों ने जो काम किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। किस तरीके से आप अपनी भूमिका देखते हैं, क्योंकि आप भी कोरोना महामारी के दौरान RUHS में बहुत महत्वपूर्ण पद को संभाल रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि कोविड मेरे जीवन में आया और मैंने बहुत नज़दीक से उसको देखा, और मैं डायबिटिक होते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने जो सरकार ने मुझे RUHS में जो जिम्मेदारी दी कोविड के काल में, तो जिस समय बहुत ही डर और भय का वातावरण बना हुआ था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि कोरोना कहीं भी हो सकता है, घर में रहते हैं तो वहाँ भी हो सकता है, तो क्यों ना हम घर से बाहर निकल के जो पीड़ित मानव सेवा है उसमें हम जा कर के लोगों को संभालें, उनका संबल बने। और मैंने बड़ी डेडिकेशन के साथ वहाँ काम किया, और मुझे बिना किसी डर के मैंने अपनी वहाँ सेवाएं दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और कोविड में मैंने जो चीज़ एक देखी है, जो नोट की है, कि आज जो एक 2024 की जो थीम भी है, अवर नर्सेज इज अवर, जी, हमारी नर्सेज हमारी शक्ति है, जी। तो मैंने देखा कि जो विश्व भर में नर्सेज का जो मान सम्मान जैसे लौट के आया हो, उस नर्सेज की जो वैल्यू है वो समझ में आई हो, कोविड के दौरान मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है कि सभी लोग ने उनको बहुत ही पलकों पे रखा है, उनको इज्जत दी है, सम्मान दिया है, और कृतज्ञ महसूस करें कि जिस समय में अपने दूर हो गए, ब्लड रिलेशन वाले दूर हो गए, उस वक्त ऐसे व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं, जो सेवा कर रहा है वो उनको नहीं जानता, और उसमें इतना घनिष्ठ संबंध और एक डेडिकेशन, और सिर्फ ये बात कि हमें अपने देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को इस बीमारी से मुक्त करना है, और रात और दिन समर्पित भाव से उनको बिना किसी भय के और चिंता के अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बापों की चिंता को छोड़ के, और उन्होंने रात और दिन एक करके और इस कोविड से विजय प्राप्त की है, और आज हम
एक बहुत ही सुखद जी। वातावरण में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, उस दौर की भूमिका को तो भूला नहीं जा सकता है। आप दूसरे देश भी गए हैं नर्सिंग का प्रशिक्षण लेने के लिए, तो आपको वहां पर और जो अपने देश में जो नर्सिंग की सुविधाएं मिल रही है या नर्सिंग के तौर पे जो भूमिकाएं निभाई जा रही है, उसमें क्या कुछ फर्क नजर आया? हाँ, मैं अक्टूबर 7 में सरकार के द्वारा मुझे मेंबर ऑफ डेलीगेशन एक अवसर मिला अमेरिका जाने का। तो मैंने वहाँ महसूस किया कि भारत में जो नर्सेज की स्थिति है और अमेरिका में जो नर्सेज की स्थिति है, उद्देश्य तो दोनों का एक ही है, मानव सेवा। लेकिन वहाँ जो हाईली इक्विप्ड जो सर्विसेज हैं, वहाँ संसाधन जो हैं, मैन पावर को ले लें हम, टेक्निक इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लें, तो तुलनात्मक बहुत आवश्यकता है यहाँ पर सुधार की। और अगर कहें तो पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका और हिंदुस्तान की अगर पॉपुलेशन की बात करें, और इतनी पॉपुलेशन के बाद भी, हमारे सीमित संसाधनों के बाद भी, मैं कहूँगा कि हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। और बस उसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम सभी अपडेट रहें, नॉलेज लेवल हमारा बढ़ाते रहें, आगे से आगे जो कोर्सेज हैं उनको करते रहें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो नर्सिंग दिवस मनाते हैं, हर साल हम मनाते हैं, तो उसमें एक थीम डिसाइड की जाती है पूरे विश्व में। वो उस थीम के इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें रहती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई रहती है। इस बार की थीम है हमारी नर्सेज हमारी शक्ति, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ केयर। इसके क्या कुछ मायने? इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। जी। तो जिसके पास हेल्थ है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ये इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि जिसके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो वो ये कहता है कि मुझे मेरी सारी संपत्ति आप ले लीजिए, मेरे एसेट्स आप ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरी हेल्थ लौटा दीजिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो हेल्थ की कीमत जो है वो तभी पता पड़ती है कि जब हमारे पास हेल्थ नहीं होती है जी। और जब हेल्थ होती है तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे पास है जी। और ये पावर है। अगर हमारा समाज, हम स्वस्थ होंगे, समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, तो इकोनॉमी भी स्वस्थ होगी। तो मैं कहूँगा ये इकोनॉमिक पावर ही है। अगर हमारे पास हेल्थ है, हम वेल्दी हैं, हमारा देश स्वस्थ है, तो हमारे पास आर्थिक स्थिति भी हमारी मजबूत होगी। जी। इतने सालों से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो नर्सिंग के क्षेत्र में जो स्वरूप में बदलाव हुआ है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं जब नर्सेज में आया था जी। तो मुझे बड़ी हीन लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैंने ये जो मेरे पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया वो कितना सही कितना गलत लिया है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस प्रोफेशन में आया और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, तो मुझे लगा कि जब इतने रिच फैमिली में फ्लोरेंस नाइटिंगेल आकर के और इस प्रोफेशन को एक इतना सम्मानजनक रूप में और एक व्यवसाय के रूप, प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित कर सकती हैं, तो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि नर सेवा नारायण सेवा ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हम चिकित्सक बनकर करें, चाहे हम नर्सेज बन के करें, चाहे हम फार्मासिस्ट बन के करें, चाहे हम आम नागरिक बन के करें। तो मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो कर्म होता है, जो आपका व्यवहार होता है, जो आपकी वाणी होती है, वो सर्विस श्रेष्ठ होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए और आप इसको किसी भी हाइट तक ले जा सकते हैं। आपका जो कद है, आपका सम्मान है, जो भी कुछ है, वो सिर्फ आपके व्यवहार, कर्म, वाणी इसमें छुपा हुआ होता है। और सकारात्मक सोच के साथ जो भी आपको दायित्व मिला, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंटी के साथ हम लोग देश हित में, मरीज हित में, लोग जनहित में उस कार्य को करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सम्मान बढ़ेगा और उस प्रोफेशन का भी सम्मान बढ़ेगा। और अब लोग समझने लगे हैं। पहले काम को देखते थे कि हमारी पहचान प्रोफेशन से, जबकि हमारी पहचान प्रोफेशन से नहीं है, हमारी पहचान हमारे कर्म से है। हम कैसा काम करते हैं और वो कर्म ही डिसाइड करता है, वो व्यवहार ही डिसाइड करता है कि प्रोफेशन कैसा है। जी। प्रोफेशन को हाइट देना ये हमारी जिम्मेदारी। अगर प्रोफेशन में कहीं लोग कहते हैं कि इन दृष्टि से देखते हैं, कोई बात है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही होगी, हमें उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और इसको काफ़ी हद तक अभी जो नई जनरेशन आई है उन्होंने बहुत हद तक इसको ठीक किया है। आप मरीज के साथ में काफ़ी नज़दीकी संबंध रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ में रहते हैं,
तो मरीजों के दिमाग में क्या कुछ अवधारणा नर्सेज के प्रति रहती है, और उस अवधारणा में समय के साथ में क्या कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहे हैं? मैंने ये देखा है कि जब मरीज जो जिसके ज़्यादा संपर्क में रहता है, चिकित्सक आते हैं, अपना देखते हैं, राउंड लेते हैं, ट्रीटमेंट एडवाइज कर जाते हैं, उसके बाद में उनको और भी वार्ड्स में जाना होता है और मरीजों को भी देखना होता है। लेकिन एक नर्स एक ऐसा किरदार है जो वहीं वार्ड में रहता है, वहीं आईसीयू में रहता है, ओटी में रहता है, मरीज के संपर्क में रहता है और राउंड द क्लॉक रहता है। तो वो एक पल के लिए भी उनको नहीं छोड़ती है मरीज को, और सतत रूप से उनकी सेवा में, उसके ट्रीटमेंट को कैरी आउट करने में लगी रहती है। और यही कारण है कि मर्स जो रोगी है उसका अटैचमेंट भी जो ज़्यादा नज़दीक से रहता है, जो ज़्यादा उसके संपर्क में रहता है, उससे अटैचमेंट भी उसी का होता है। चिकित्सक का कई बार मरीज को नाम तक पता नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसको लगता है 3 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी होती है, जब उसको लगता है कि अरे वो सिस्टर आज नहीं आएंगी क्या, वो सर आज नहीं आएंगे, तो जिनसे उनका भावनात्मक लगाव होता है तो एक पल के लिए लगता है कि अरे आज वो नहीं आए, कि आज वो छुट्टी पर है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक इतना अटैचमेंट हुआ है, वो सिर्फ इसलिए कि राउंड द क्लॉक फ्लोर पर रह करके उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं, उनके परिजनों से हम लोग संपर्क में रहते हैं, डेली उनके हालचाल पूछते हैं, उनकी तकलीफ में शामिल होते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मतलब भावनात्मक जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? भावनात्मक जुड़ाव तो होना ही चाहिए। बिना भावनात्मक जुड़ाव के अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा का कोई अर्थ भी नहीं है, उस सेवा का उसको लाभ भी नहीं। मेडिसिन अपनी जगह काम करती है, लेकिन जो रिश्ते हैं वो अपनी जगह काम करते हैं। भावनात्मक जुड़ाव से ये होता है कि मरीज की जो एक इनर फीलिंग होती है ना, वो हेल्दी होती है, उसको अच्छा लगता है, और मन में भी कुछ छुपावा हो तो वो बातें बाहर आ जाती वो, हैं। और फिर आपसे जो चीजें वो नहीं कह पाती, डॉक्टर्स को नहीं कह पाती, बता नहीं पाती हैं, तो वो आपसे शेयर कर सकती हैं। तो कहते हैं दुख को आधा शेयर करने से ही आधा दुख खत्म हो जाता है। ऐसे बीमारी के बारे में शेयर करने से ही आधी बीमारी चली जाती है। दुख को उसकी कोई बात सुन लेता है, उसी से उसको लगता है कि मतलब हल्का हो जाता है वो जी। और इस तरह से मरीज को ठीक होने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है नर्सेस का। जी। पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि नर्सिंग का जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं इस क्षेत्र में कुशलता के साथ में कार्य कर रही हैं? देखिए, एक स्टडी भी आई है कि पेशेंट ज्यादा, मतलब एक अच्छी परिचारिका के रूप में महिला अपनी भूमिका ज्यादा अच्छे से अदा करती है। देखिए, ऐसा लगता है कि महिला चूंकि एक माँ का रूप होती है जी, ठीक है, उनमें मातृत्व होता है, ये ईश्वरीय गिफ्ट है, उनको मिला हुआ है कि एक माँ एक के रूप में जब हमें देखते हैं तो उनकी हमारी जो रोगी हैं उनको भी अच्छा लगता है कि उसको माँ के रूप में देखते हैं, अपनी बहन के रूप में देखते हैं। और महिलाओं का भावनात्मक पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है एज कंपेरेटिव टू पुरुषों के। तो पहले ऐसा हमने देखा है कि नर्सेज इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहती थी महिलाएं, पुरुष ज़्यादा आना चाहते थे। अभी बेरोजगारी को देख लें या फिर इसके बढ़ते हुए डेवलपमेंट को देख लें, जॉब की रिक्वायरमेंट को देख लें, आज नर्सेज बनने के लिए किसी भी क्षेत्र में सब जाते हैं। नर्सेज में इतनी कंपटीशन है कि जॉब नहीं मिल रहा है। महिलाएं आती हैं खूब, सोचती नहीं है कि जो पहले कभी होता है नहीं हम नर्सिंग में नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। रोजगार के संबंध में कहना चाहूँगा कि हम जब ट्रेनिंग करते हैं या नर्सिंग का व्यवसाय चुनते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई नौकरी सरकार देगी। मैं ये कहता हूँ कि आप अपने अंदर टैलेंट बिल्ड करिए, टैलेंट बिल्ड करिए, नॉलेज डेवलप करिए, स्किल डेवलप करिए, और जो सरकार आपको मुहैया करा रही है आप खुद कर सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है, स्किल है, तो वो सब। अब आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने हो गए जी, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने हो गए। उन्होंने क्या किया चिकित्सा में कि अपने दम पर, अपने दमखम पे, अपने स्किल पर, अपने एडवांसमेंट को लेकर के, है ना, हाईली इक्विप्ड होकर के और बहुत अच्छी कंपैरेटिव सर्विसेज जो हैं दे रहे हैं। तो नर्सेज भी इस तरह से अपना खुद का नर्सिंग होम खोल सकती हैं, चिकित्सकों को हायर कर सकती हैं। बहुत से नर्सेज हैं चिकित्सकों को हायर करके और नर्सिंग होम चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो हम लोग इस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करें कि हमें गवर्नमेंट नौकरी करेगी, मतलब जॉब के पीछे नहीं भागें, बल्कि टैलेंट के पीछे भागें, स्किल को डेवलप करें। जॉब आपको स्वतः मिलेगा, जॉब आपके पीछे आएगा। जी जी जी, मेरा ऐसा मानना जी। जो हमारे दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनको भी नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना हो तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ गाइडेंस रहेगी? नर्सिंग में
आजकल जॉब की अपार संभावना है। और मैं बात करूं, अगर आप देखें तो राजस्थान को ले लीजिए, दिल्ली आप चले जाइए, एम्स में चले जाइए, दिल्ली से आउट ऑफ कंट्री भी चले जाइए, बहुत स्कोप है। पहले एक एएनएम जीएनएम इस तरह के कोर्स हुआ करते हाँ, थे, लिमिटेड होते थे। और कॉलेज एक राजस्थान में हमने देखा है कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, एक कॉलेज हुआ करता था, आज काफ़ी सारे नर्सेज कॉलेज हो गए, पीजी कॉलेजेस हो गए, एमएससी हो गई, एमफिल पीएचडी तक के इसमें प्रोविजंस है कि आप वहाँ तक जा सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं और आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हैं। तो अपार संभावना है। अभी ये ऐसा प्रोफेशन नहीं रहा कि एक नर्स बन के रह गए, ऐसा नहीं है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कुछ रहती है? नर्सेज की जो पहले जो थी 8+ भी थी, फिर 10th पास वो हुआ, उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा प्यूरिफिकेशन हुआ, सिर्फ इसलिए कि नर्सिंग की गुणवत्ता सुधरे। तो अभी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट किया है वो 10+2 का किया है। और साइंस बायोलॉजी के सब्जेक्ट से जो पास आउट होते हैं, मेरिट बिहाफ पर उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ उनके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और मेरिट बनती है और बाकायदा उनको सिलेक्शन होता है और गवर्नमेंट उसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो है प्राइवेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, पीजी सब खुले हुए हैं। तो अब वो स्कोप काफ़ी है। पहले बेंगलोर जाया करते थे जी, बेंगलोर में जा करके हमारे नर्सिंग करने के लिए बेंगलोर जाना पड़ता था, यहाँ नंबर नहीं आता था, इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे। अब तो इंस्टीट्यूशन इतने हैं कि आपको कहीं कोई कमी नहीं है, उतना कंपटीशन नहीं रहा कि आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा या आप कुछ नर्सिंग नहीं कर पाएंगे या आपको और कहीं जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ आप अच्छी तरीके से नर्सिंग करते हैं तो आप यहाँ आउट ऑफ राजस्थान भी बहुत स्कोप है। आप दिल्ली जाएं, एम्स में जाएं, और अगर वहाँ से आप एनक्लेक्स एनआर के आजकल टेस्ट होते हैं, आईलेट्स के टेस्ट होते हैं, वो क्लियर करें, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं। मेरे साथ के कई लोग हैं जो लंदन में हैं आज। तो संभावनाएं अपार हैं, बस इच्छा शक्ति की और इसको व्यवसाय को चुनने की आवश्यकता है। कई राज्यों में आजकल शिक्षा में नवाचार किए जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो नर्सिंग का कुछ पाठ्यक्रम है उसको 12वीं तक के जो पाठ्यक्रम है उनमें शामिल किया जाए, ताकि इमरजेंसी आपातकालीन जो भी ऐसी स्थितियां आती है तो उससे निपटने में थोड़ी सहायता मिले? हाँ, जैसे प्राथमिक उपचार बॉक्स है, उसमें क्या कुछ रखा जाना चाहिए, हर घर में कंपल्सरी होना चाहिए ऐसे? मैं आपको निवेदन करूं, मैं अमेरिका गया तो मुझे एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छी लगी जी, कि यहाँ तो ये होता है कि मेडिकल एंड हेल्थ की कोई जिम्मेदारी है तो ये मान के चलते हैं कि भाई वो नर्सिंग है, वो डॉक्टर, वो फार्मेसी, यही लोग करेंगे, हमारा काम नहीं है। कोई अदर डिपार्टमेंट में तो वो सोचते भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन वहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी है, वहाँ पे ALS BLS तरह के 2 कैड होते हैं जो 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। वो एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, अदर देन मेडिकल के लोग भी कर सकते हैं। और वहाँ पर एक वॉलंटियर्स का भी चलन है कि स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं और एक ट्रेनिंग ले करके, और उसका पेमेंट भी ले सकते हैं, विदाउट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि फर्स्ट एड का जो है, फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक जो उपचार है, वो तो हर व्यक्ति को आना ही आना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक उपचार की जो आवश्यकता है या जो उसकी सार्थकता है वो इस बात में है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वो केयर चाहिए होती है। हो सकता है आपका हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर हो सकता है आपको जाम मिले रास्ते में ट्रैफिक का, है ना। तो अगर आप चिकित्सा स्वास्थ्य के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है पेशेंट जटिल हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य अगर आपको अच्छे से आता है, फर्स्ट एड करना आपको अच्छे से आता है, तो आप रोगी को जटिल होने से रोक सकते हैं, उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं और एक बेटर पोजीशन में ला सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पाठ्यक्रम में तो शामिल होना ही होना चाहिए और ये आवश्यक रूप से होना चाहिए, और अलग से ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग कंपल्सरीली सबको दी जानी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अब गाड़ी चलानी है तो आपको लाइसेंस रखना ही है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस रखना ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सड़क पे चलना है, अभी आपको गाड़ी चलानी है, अभी आपको कहीं भी जाना है, तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट एड की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। ये मैंडेटरी होना चाहिए, सबको लेनी चाहिए। आप क्रिटिकल केयर सेंटर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ट्रॉमा सेंटर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पेशेंट के साथ में जो परिजन आते हैं वो पेशेंट से ज्यादा अपनी हिम्मत हार जाते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए, उनको कैसे दिलासा दी जाए, धैर्य? पेशेंट के जो साथ जो परिजन आते हैं, देखिए मैंने ट्रॉमा सेंटर का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और 2015 में ये एस्टेब्लिश हुआ था।
वो जो आईसीयू बना हुआ है वो मैंने खड़े रह करके मतलब जो भी मेरे जी। से बना वो करा है उसको। जी। तो परिजन वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि जो परिजन है ना उसकी स्थिति को देख करके ही और वो आधा होश खो देते हैं खुद का मनोबल गिर जाता है, संतुलन मानसिक संतुलन खोया होता है। तो सबसे ज्यादा हमें उनके मानसिक संतुलन को, उनका जो मनोबल गिर रहा है उसको संभालने की उस जरूरत वक्त आप ही की बड़ी हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है है। उनको। उस वक्त क्या है कि हमारा व्यवहार बड़ा सिंपैथेटिकली होना चाहिए। एम्पैथी सिंपैथी जो शब्द है हमारे कि बहुत संवेदनशील जगह है वो तो डिस्टर्ब है मेंटली, लेकिन हम तो नहीं है ना, और हमारा तो डेली का काम जी। है, उसका तो अभी काम पड़ा है, तो नेचुरल है उनको उसको सहजता से हमें उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और परिजनों को दिलासा दिलानी चाहिए, उनको सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको बहुत ज़रूरी है। और आपका साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही उनको और मजबूत करता है कि वो आपके साथ सहयोग करें और पेशेंट के साथ लगे रहें। और मैंने ऐसे अटेंडेंट्स देखे हैं कि दिनों रात लगे रहे, वो सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण था कि हमारा जो उनको संबल मिलता था उसकी वजह से मरीज की केयर में लगे रहते थे, कोई गिला शिकवा नहीं थी और मरीज अच्छा होकर के वहां से जाता है। जी। तो बहुत खुशी होती है अटेंडेंट को भी। जी, प्रोग्राम के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहता हूं कि जो नर्सेज हैं, जो समाज में मैंने देखा है, अब तो मेरी जॉब लगभग रिटायरमेंट की तरफ जाने लगी है, तो मैंने जो देखा है कि सोसाइटी में जो नर्सेज को एक जो सम्मान मिलना चाहिए उसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और कोविड में मैं समझता हूं कि कोविड में सभी लोगों ने नर्सेज के जो रोल को है वो बहुत ही सम्मान दिया है। और नर्सेज पहले भी नर्सेज ही थी, उस समय भी नर्सेज ही थी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से हम सम्मान देते हैं चिकित्सकों को, उसी तरह से नर्सेज को सम्मान देंगे आप, तो वो आपके दुख दर्द में काम आती हैं, वो आपकी इमरजेंसी में काम आती हैं, वो आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई आपकी नर्स रहती है तो ये आपका एक एसेट है। आप उसको मतलब मेंटेन करिए, उनको सोसाइटी का पार्ट मानिए, आपके फैमिली का एक मेंबर मानिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो राउंड द क्लॉक आपको जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो हाजिर रहेंगे। और जैसा मैं व्यक्तिगत रहता हूँ, जहाँ भी मैं कॉलोनी में रहता हूँ, मेरा राउंड द क्लॉक मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। कोई भी कॉल या कोई मैसेज होता है, मैं ना समय देखता हूँ ना कोई नींद देखता हूँ, मुझे जो बन पड़ता है मैं करता हूँ। और मैं समझता हूँ मेरी बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं इस कार्य के लिए। तो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने इस प्रोफेशन में मुझे भेजा है। मैं अब ये समझता हूँ कि मैं इस पेशे में अपनी चॉइस से नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स की चॉइस से नहीं हूँ, शायद ईश्वर की मर्जी थी, उन्होंने मुझे इस पेशे के लिए चुना है। तो मैं थैंक्स देता हूँ गॉड को कि उन्होंने इतने अच्छे और नोबल प्रोफेशन के लिए मुझे चुना। और जो काम लोग थोड़ा थोड़ा समय में सेवा करके देते हैं, मुझे तो आजीवन ये काम ऐसा मिला है कि मैं जिंदगी भर जीवन पर्यंत सेवा करते हुए और लोगों की वो कर पाऊंगा। तो मैं तो ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा जो है पेशा उसने दिया और बहुत अवसर दिए और बहुत सम्मान भी इस प्रोफेशन में मुझे मिला। और मुझे कोई गिला शिकवा अपने प्रोफेशन से नहीं है और बहुत अच्छा लगता है इस प्रोफेशन के लिए अभी भी कुछ करूं। जी, मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि इस धर्म का हम सबको मिलकर पालन करना है। खुद का ध्यान रखिए और खुद के साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखिए। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इतने अच्छे तरीके से हमसे जानकारी साझा की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।